प्रिय साथियों, स्वयं के इस प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर मनीषा नरियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत सम्मिलित इकाई शिक्षण रणनीतियों के प्रकार इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम अनुदेशनात्मक रणनीति का अर्थ, उसकी विशेषताएं और अनुदेशनात्मक रणनीतियों को प्रयुक्त करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज का व्याख्यान सुनने के उपरांत आप अनुदेशनात्मक रणनीति के प्रकारों को परिभाषित कर सकेंगे। एक तंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक अनुदेशनात्मक रणनीतियों में अंतर कर सकेंगे। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज के हमारे मुख्य शिक्षण बिंदु हैं अनुदेशनात्मक रणनीतियों के प्रकार, एक तांत्रिक अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ, एक तांत्रिक अनुदेशनात्मक रणनीतियों की विशेषताएं, एक तांत्रिक अनुदेशनात्मक रणनीतियों के लाभ, मुख्य एक तांत्रिक अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ। फिर है लोकतांत्रिक अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ, लोकतांत्रिक अनुदेशनात्मक रणनीतियों की विशेषताएं, लोकतांत्रिक अनुदेशनात्मक रणनीतियों के लाभ और मुख्य लोकतांत्रिक अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ। एकतांत्रिक रणनीतियाँ। एकतांत्रिक रणनीतियाँ शिक्षक केंद्रित रणनीतियाँ होती हैं, जिनका केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। एकतांत्रिक रणनीतियों में शिक्षक का विद्यार्थियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जिससे विद्यार्थियों में अनुशासन और नियंत्रण बना रहता है। एकतांत्रिक रणनीतियों में विद्यार्थियों को शिक्षक के निर्देशों का पालन करना होता है, जिससे एकरूपता बनी रहती है। एकतांत्रिक रणनीतियों में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि सभी छात्रों को एक समान निर्देश दिया जाता है। एकतांत्रिक रणनीतियों में विद्यार्थियों का स्थान गौण होता है और उन्हें शिक्षक के निर्देशों का पालन करना होता है। फिर है एकतांत्रिक रणनीतियों को ध्यान में रखने योग्य बातें। एकतांत्रिक रणनीतियों में शिक्षक का विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को दी जाने वाली सूचनाएं सटीक हों और विद्यार्थियों को विषय की सही प्रत्यय दिए जा सकें। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एकतांत्रिक रणनीतियों की और हम कह रहे हैं केंद्र बिंदु शिक्षक है, और शिक्षक जो बात विद्यार्थियों को बताते हैं, विद्यार्थी उस बात को सुनते हैं, वो उसमें अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। अतः ये शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वो उन्हें सही प्रत्यय दें। एकतांत्रिक रणनीतियों में शिक्षकों को पूर्ण तैयारी के साथ जाना चाहिए, ताकि विषय की रोचकता बनी रहे। एकतांत्रिक रणनीतियों का चुनाव करते समय शिक्षकों को विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और रुचियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब है जो हमारी मुख्य एकतांत्रिक रणनीतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें जो प्रयुक्त होती हैं विधियां, हमारी शिक्षण विधियां, वो है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, चित्रण विधि, पर्यवेक्षण विधि, कहानी कथन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन विधि, समीक्षा विधि और विवरण विधि। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्याख्यान विधि की। यह प्राचीनतम शिक्षण विधि है, जो अधिक अनुभवी व्यक्तियों द्वारा कम अनुभवी व्यक्तियों को निर्देशन देने हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। क्योंकि यह एकतांत्रिक रणनीति के अंतर्गत आने वाली शिक्षण विधि है, तो इस विधि में शिक्षक केंद्रीय भूमिका निभाते हुए कक्षा शिक्षण के प्रत्येक क्रियाकलाप को स्वयं नियंत्रित करते हैं। और यह शिक्षण का पारंपरिक तरीका है। प्राचीन काल से ही ये चला आ रहा है कि शिक्षक जो है व्याख्यान विधि से अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे। व्याख्यान विधि के मुख्य लाभ हैं। व्याख्यान विधि से कक्षा शिक्षण करने पर निर्धारित समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण किया जा सकता है, ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। फिर है व्याख्यान विधि उच्च स्तर की कक्षाओं में शिक्षण हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोर्स कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए व्याख्यान विधि जो है उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उचित विधि है, ताकि हमारा पाठ्यक्रम जो है वो समय से पूर्ण हो सके। फिर है व्याख्यान विधि के माध्यम से शिक्षक एक साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अनुदेशन दे सकते हैं। फिर है व्याख्यान विधि में शिक्षक अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग करके अनुदेशन प्रदान करते हैं। फिर है व्याख्यान देते समय शिक्षक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी पर नज़र रख सकते हैं और व्याख्यान विधि
प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थियों हेतु उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं कि व्याख्यान विधि एक तरफा संचार विधि है। व्याख्यान विधि द्वारा उच्च स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है और व्याख्यान विधि में विद्यार्थियों की रुचियों और आवश्यकताओं की अनदेखी भी हो सकती है, क्योंकि यह शिक्षण केंद्रित विधि है। निम्न स्तर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह विधि उचित नहीं हो सकती है, बहुत अधिक अच्छी नहीं मानी जाती है। औसत बुद्धि स्तर के विद्यार्थियों के लिए भी व्याख्यान विधि बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। व्याख्यान विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता की भूमिका में रहते हैं, इसलिए यदि शिक्षक प्रखर वक्ता नहीं है तो विद्यार्थियों के लिए यह विधि अरुचिकर हो सकती है। फिर सीखा गया ज्ञान स्थायी नहीं रहता, क्योंकि अगर हम एडगर डेल को उनकी बात करते हैं तो एडगर डेल ने कहा था कि जिन बातों को हम सुनते हैं तो सुनी हुई बातें जो है वो केवल 15% तक याद रहती हैं। तो व्याख्यान विधि में एडगर डेल ने यह कहा कि जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहेंगी उतना ज़्यादा ज्ञान स्थायी होगा। अब क्योंकि व्याख्यान विधि है, यहाँ पर छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता की भूमिका में केवल सुन रहा है, तो केवल 15% ही वो सुने हुए का याद रख पाता है, तो इसलिए जो ज्ञान है वो अधिक स्थायी नहीं रहता है। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का व्याख्यान विधि में ध्यान नहीं रखा जाता, सभी को एक ही लाठी से हाँका जाता है कहते हैं, क्योंकि पूरी क्लास को एक ही लेक्चर डिलीवर किया जाता है। जैसे हम एक पिक्चर में ये देख सकते हैं कि व्याख्यान विधि चल रही है और बच्चे जो है बड़े परेशान से बैठे हुए हैं। फिर है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में विद्यार्थियों को किसी विशिष्ट विषय वस्तु का प्रदर्शन करके सिखाया जाता है, क्योंकि कई ऐसी विषय वस्तु होती हैं जिन्हें विद्यालय की परिस्थितियों में, व्यावहारिक परिस्थितियों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जैसे कि सौरमंडल की गतिविधियां हैं, जलवायु चक्र है, जीवन चक्र है ना, जल चक्र है, इत्यादि चीज़ें हम इसको वास्तविक अवस्था में कक्षा में नहीं दिखा सकते हैं, तो इनका प्रतिमान बनाकर, इनका मॉडल बनाकर विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है, ताकि विषय वस्तु को रुचिकर बनाया जा सके और जो विज्ञान विषय है इनको पढ़ाने के लिए ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। प्रदर्शन विधि के लाभ। प्रदर्शन विधि से प्राप्त ज्ञान का उपयोग विद्यार्थी वास्तविक जीवन में भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमने विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए यह विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है, बताया कि जैसा हमने बताया कि अगर आज कक्षा में पढ़ाया गया कि जब सर्किट कंप्लीट होता है तभी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो यदि अब विद्यार्थी इस बात को टीचर ने करके दिखाया और क्लोज और ओपन सर्किट उनको दिखाया, अब क्या है कि अगर बच्चे के घर में लाइट नहीं आ रही है तो बच्चा ये चेक कर सकता है कि कहीं सर्किट खुला हुआ तो नहीं है। फिर है प्रदर्शन विधि विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों में रुचि और उत्साह पैदा करती है और औसत बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह विधि उत्तम होती है। फिर है प्रदर्शन विधि की सीमाएं। प्रदर्शन विधि में समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है जो कभी कभी सीमित हो सकती है। हर चीज़ का मॉडल नहीं बनाया जा सकता है शिक्षक के द्वारा। अधिक छात्र संख्या वाली कक्षाओं के लिए भी यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर बहुत अधिक छात्र संख्या है और शिक्षक आगे मॉडल दिखा रहे हैं तो हो सकता है कि पीछे वाले छात्रों तक ये बात ना पहुंच पाए और निर्धारित समयावधि में पाठ्यक्रम को पूर्ण करना चुनौतीपूर्ण होता है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जैसे रिप्स हैं, हम व्यवहारिक परिस्थितियों में रिप्स को नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये शरीर की आंतरिक संरचना है, तो इसका मॉडल बनाकर विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। जल चक्र को भी दिखाने की कोशिश की गई है। फिर है कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि में शिक्षक किसी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए कहानी का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास करने के लिए महापुरुषों की कहानियाँ या प्राचीन ग्रंथों का सार कहानी कथन विधि द्वारा विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे हम लोग के ये कहानी कथन विधि तो घर में भी चलती है। दादी नानी हमें पुरानी पौराणिक कहानियों के माध्यम से हमें हमारे जो ग्रंथ हैं उनसे परिचित कराते हैं। कहानी कथन विधि के लाभ। कहानी कथन विधि विद्यार्थियों के लिए रोचक और मनोरंजक होती है, जिससे विषय वस्तु आकर्षक बनी रहती है और विद्यार्थियों में विषय के प्रति उत्साह बना रहता है। फिर है
कहानी कथन विधि सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। बहुत अच्छे से बच्चे कहानी सुनते सुनते ही जो विषय वस्तु है उसको समझ जाते हैं। कहानी कथन विधि विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता का विकास करती है, क्योंकि जिन भी पात्रों की हम कहानी में बात करते हैं वो पात्र विद्यार्थी के काल्पनिक पात्र हो जाते हैं, तो अतः ये उनमें कल्पनाशीलता का भी विकास करती है। फिर है कि जो कठिन विषय वस्तु है उसको सहज शब्दों में कहानी द्वारा समझाया जा सकता है और विद्यार्थियों का नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास करने के लिए यह विधि उत्तम मानी जाती है। फिर है कहानी कथन विधि की सीमाएं। शिक्षक को उचित प्रशिक्षित होना चाहिए, अन्यथा कक्षा के अनुरूप कहानी का चयन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उच्च कक्षाओं के लिए यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है। यदि कहानी में गुणवत्ता की कमी है तो यह विधि अधिक प्रभावी नहीं होगी और प्रत्येक विषय को कहानी कथन विधि द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है। फिर है प्रजातांत्रिक रणनीतियाँ। प्रजातांत्रिक रणनीतियाँ या लोकतांत्रिक रणनीतियाँ ऐसे अनुदेशन रणनीतियाँ हैं जो विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से सोचने, आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करने, चिंतन करने और दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने हेतु सक्षम बनाती हैं। ये अनुदेशन रणनीतियाँ विद्यार्थी केंद्रित होती हैं और ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित होती हैं, अर्थात इसमें बालक की रुचि, उनकी आयु स्तर और उनके कक्षा स्तर इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है शिक्षण करने से पूर्व। लोकतांत्रिक अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक शक्तियों का विकास करती हैं, विद्यार्थियों में सामाजिक कौशल का विकास करती हैं और विद्यार्थी स्वयं करके सीखते हैं, जिससे सीखी हुई विषय वस्तु स्थायी हो जाती है। फिर हम एडगर टेल के कोण को यहाँ पर लेते हैं कि एडगर टेल ने बताया था कि हमारी जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियाँ लर्निंग करते समय हमारी जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय रहेंगी उतनी ही लर्निंग स्थायी होगी। अब विद्यार्थी स्वयं करके सीख रहे हैं तो बच्चे छूकर भी देख रहे हैं, त्वचा का भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है, आँखों का भी हो रहा है, कानों का भी हो रहा है, यानी अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो विद्यार्थी जो सीखी गई विषय वस्तु है वो अधिक स्थायी हो जाती है। फिर है जो लोकतांत्रिक रणनीतियाँ हैं उसमें जो प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं: समूह चर्चा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या समाधान विधि, भूमिका निर्वाह विधि, परियोजना विधि, अभ्यास विधि और मस्तिष्क भूजाल विधि। ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि जो है इसके जन्मदाता E.H. आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों के सम्मुख समस्या रख दी जाती है और विद्यार्थियों को अपने अनुभव और तर्कसंगत अनुमानों का उपयोग कर उस समस्या का समाधान करना होता है। इस विधि के जो पद हैं वो निम्नलिखित हैं कि समस्या की पहचान करना, समस्या का विश्लेषण करना, समस्या की खोज करना, समाधान का चयन करना और समाधान का मूल्यांकन करना। उदाहरण के लिए यदि विद्यालय में पानी की समस्या आ रही है तो शिक्षक अपने छात्रों के सम्मुख इस समस्या को रखेंगे और छात्र जो है वो इस समस्या की पहचान करेंगे, अन्वेषण विधि का प्रयोग करेंगे और समस्या का समाधान ढूंढेंगे कि जैसे पाइपलाइन की जांच करेंगे, पानी का स्रोत बदलना है इस पर ध्यान देंगे या पानी की बचत के तरीके ढूंढेंगे इत्यादि। अन्वेषण विधि के लाभ: विद्यार्थियों में तार्किक और व्यवस्थित दृष्टिकोण उत्पन्न करना। विद्यार्थी सक्रिय होकर सीखते हैं तो इसलिए अधिगम स्थायी होता है। विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है क्योंकि वो समस्या का विश्लेषण करते हैं, समस्या को अलग अलग प्रकार से देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पर, तो इसलिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। इसकी सीमाएं हैं कि निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया जा सकता, यह केवल उच्च स्तर की कक्षाओं तक ही सीमित है और समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। औसत बुद्धि स्तर के विद्यार्थियों के लिए यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है। फिर है भूमिका निर्वाह विधि, रोल प्लेइंग मेथड। भूमिका निर्वाह विधि के जन्मदाता J.L. मोरेनो को माना जाता है। भूमिका निर्वाह विधि में विद्यार्थियों को अनुदेशन देने के लिए विद्यार्थियों को विशिष्ट विषय या समस्या को समझकर
या हल करने के लिए नाटकीय प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह तकनीक विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने और अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करने में सहायक होती है। जैसा हम देखते हैं कि जब शिक्षक प्रशिक्षण होता है तो उस समय भूमिका निर्वाह विधि का बहुत अधिक प्रयोग होता है कि कुछ जो प्रशिक्षु हैं वो शिक्षक की भूमिका में होते हैं और कुछ छात्र की भूमिका में होते हैं। इसके मुख्य तत्व हैं कि विषय वस्तु की पहचान करना, पात्रों का निर्धारण करना, संवाद और क्रिया और अभिनय और प्रदर्शन। इस विधि के लाभ: विद्यार्थी सक्रिय रहकर सीखते हैं, विद्यार्थियों में सृजनशीलता और कल्पनाशीलता का विकास होता है, विद्यार्थी अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करता है, भूमिका निर्वाह विधि में द्वारा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है और यह विधि कौशल विकास में भी सहायक होती है। इसकी सीमाएं कि फिर वही बात है कि समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, क्योंकि भूमिका निभाने के लिए प्रयास करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी और प्रत्येक विषय वस्तु को इस विधि द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और बड़ी कक्षाओं हेतु यह विधि बहुत अधिक उपयोगी नहीं है। ये एक चित्र के माध्यम से दिखाया है कि बच्चे अपने स्कूल में रामायण के पात्रों की भूमिका को निर्वाह करते हुए रामायण की कहानी जो है वो बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। फिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड या मस्तिष्क भूचाल विधि भी जिसको कहते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें सामूहिक प्रयास होता है। किसी भी समस्या के लिए, विद्यालय की कोई भी समस्या होगी उसके लिए सामूहिक प्रयास होगा। इस विधि में समूह के सदस्य एक विशिष्ट समस्या या विषय पर विचार विमर्श करते हैं और विभिन्न विचारों और समाधानों को साझा करते हैं। प्रस्तुत विचारों का विश्लेषण और समस्या के समाधान हेतु जो सर्वोत्तम विचार होता है उसका चयन किया जाता है। यह विधि समस्याओं के समाधान निकालने की महत्वपूर्ण विधि है और बच्चों में जो है वो रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। इस विधि के जो जन्मदाता हैं वो A.F. ऑसबर्न को माना जाता है। इसके मुख्य चरण हैं: समस्या की पहचान कर समस्या को परिभाषित करना, समस्या समाधान हेतु समूह का गठन करना और समूह द्वारा समस्या समाधान हेतु विचार विमर्श करना, विचारों का मूल्यांकन कर समस्याओं के समाधान हेतु सबसे अच्छे जो विचार है उस विचार का चयन करना। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि यदि स्कूल में के पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी हो रही है तो जो पुस्तकालय अध्यक्ष है, शिक्षक है, छात्र है, ये सब मिलकर विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने अपने विचार रख सकते हैं कि क्या नई पुस्तकें खरीदनी चाहिए, क्या पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए या जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका ही सही प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरह सभी के विचार आएंगे और सभी के सुझावों पर ध्यान देकर समस्या का निराकरण किया जाएगा। या अगर एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि अगर विद्यालय में जो है स्वच्छता संबंधी समस्या हो रही है, कूड़ा फैल रहा है इधर उधर, तो ग्रुप बनाए जा सकते हैं विद्यार्थियों के और प्रत्येक ग्रुप को इस समस्या के समाधान हेतु विचार विमर्श करने के लिए कहा जा सकता है और प्रत्येक ग्रुप जो है समस्या का पर विचार करेगा, अपने अपने समाधान प्रस्तुत कर सकता है कि जैसे कूड़ा निस्तारण प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए या विद्यालय में जो है अन्य तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि विद्यालय को किस प्रकार स्वच्छ रखा जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य भी जो है कि अनुशासन संबंधी, अगर कक्षा में अनुशासन संबंधी समस्या आ रही है तो अनुशासन किस तरीके से बनाया जा सकता है, किस तरीके से उचित अनुशासन विद्यालय में रखा जा सकता है, इसके लिए भी छात्रों की समिति बनाई जा सकती है और स्वयं बच्चे इस समस्या पर विचार विमर्श करेंगे, समाधान ढूंढेंगे और जो सबसे अच्छा समाधान होगा उसको लागू किया जा सकता है। इस विधि के लाभ जो हैं वो क्या है कि बच्चों में विश्लेषणात्मक शक्ति का विकास होता है, अपसारी चिंतन होता है बच्चों में और समूह की भावना का विकास होता है, सामाजिकता का विकास होता है और दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का भी विद्यार्थी समाधान कर पाएंगे। इसकी सीमाएं क्या हैं? इसकी सीमाएं भी वही जो अभी तक आ रही हैं कि जरूरी नहीं है कि जितने भी विचार प्रस्तुत किए जाएं
वो सारे समस्या से संबंधित हों। बच्चे कभी कभी क्या होते हैं कि ऐसे ही अपने विचार प्रस्तुत कर देते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। और विचार, अगर एक समस्या ये भी आ सकती है कि विचार अधिक हो गए हैं तो आपस में मतभेद हो सकते हैं विद्यार्थियों में कि नहीं, मेरा विचार अधिक महत्वपूर्ण है, मेरा विचार अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की जो है विचारों की अधिकता होने की दशा में मतभेद भी हो सकते हैं। और समूह की गतिविधियों में भी कमी हो सकती है। समूह के कुछ सदस्य निष्क्रिय हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। कुछ बच्चे जो हैं इस बात को लेकर बैठ जाएंगे कि हमारे साथी तो विचार अपने प्रस्तुत कर ही रहे हैं, तो प्रत्येक छात्र की सहभागिता सुनिश्चित हो जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। जैसे मैंने एक चित्र के माध्यम से, एक स्कूल के बच्चों के चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि किसी समस्या पर एक ग्रुप में बैठकर ये समस्या समाधान हेतु विचार विमर्श कर रहे हैं। फिर निष्कर्ष है कि इस प्रकार हम ये जानते हैं कि देख रहे हैं कि न तो एकतांत्रिक रणनीतियाँ ही उचित हैं और न ही लोकतांत्रिक रणनीतियाँ ही अनुदेशन हेतु महत्वपूर्ण हैं। दोनों के अपने अपने जगह पर अपने अपने लाभ हैं और अपनी अपनी सीमाएं हैं। जहाँ पर हो सकता है कि एक विधि जहाँ पर उतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरी विधि बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लोकतांत्रिक विधियाँ अधिक महत्वपूर्ण हैं और उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए एकतांत्रिक विधियाँ अधिक महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक कलाकार के पास जितने अधिक रंग होंगे या एक मूर्तिकार के पास जितने अधिक औजार होंगे, उनकी कला उतनी ही निखर कर सामने आएगी। उसी प्रकार एक शिक्षक के पास जितने अधिक विधियाँ होंगी, जितनी अधिक युक्तियाँ होंगी, वो अपने व्याख्यान को, वो अपने शिक्षण को, अपने पढ़ाने की विधियों को प्रयोग करके बहुत अधिक परिष्कृत कर सकता है और बहुत अधिक प्रभावशाली बना सकता है। तो हम यही कह सकते हैं कि प्रत्येक रणनीति के अपने लाभ भी हैं, अपनी सीमाएं भी हैं। किसी भी एक रणनीति को बहुत अधिक उत्तम और दूसरी को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। अतः शिक्षक को एक मूर्तिकार की भांति और एक कलाकार की भांति उचित शिक्षण विधि का चयन करते हुए, उचित रणनीति का चयन करते हुए अपने कक्षा शिक्षण को सकारात्मक बनाना है और ये सुनिश्चित करना है कि जो भी विषय वस्तु है वो अधिगम्य हो सके और विद्यार्थी जो है अधिकतम लाभ उठा सके। धन्यवाद।